आज हमें उन्माद रोकना, शीत युद्ध की बयानबाजी त्यागना और एक स्पष्ट बात स्वीकारनी होगी। रूस अंतर्राष्ट्रीय जीवन का एक स्वतंत्र और सक्रिय भागीदार है। अन्य देशों की तरह उसके भी राष्ट्रीय हित हैं जिन्हें सम्मान देना जरूरी है। मैं यूक्रेन की जनता से भी संबोधित होता हूं। मैं सच में चाहता हूं कि आप हमें समझें। हमारा किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने या आपके राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हमने सदैव यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का आदर किया है। क्रीमिया हमारी साझा विरासत है और इस क्षेत्र में स्थिरता का एक अहम कारक है। और यह रणनीतिक क्षेत्र एक मजबूत और स्थिर संप्रभुता के अधीन होना चाहिए, जो वास्तव में आज केवल रूसी ही हो सकती है। जनमत संग्रह खुले और ईमानदार तरीके से आयोजित किया गया था और क्रीमिया के लोगों ने स्पष्ट और ठोस रूप से अपनी इच्छा व्यक्त की। वे रूस के साथ रहना चाहते हैं। आज क्रीमिया में हुए जनमत संग्रह के परिणामों के आधार पर लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए मैं संघीय विधानसभा को प्रस्तुत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि रूसी संघ में 2 नए विषयों को स्वीकार करने संबंधी संवैधानिक कानून पर विचार करें। क्रीमिया गणराज्य और सेवास्तोपोल शहर। मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरा साथ देंगे। 18 मार्च 2014 को पुतिन रूसी संघीय संसद को संबोधित कर रहे थे। व्लादिमीर पुतिन। क्राइमिया को जोड़ने के तुरंत बाद बिना एक भी गोली चलाए आगे बढ़ने से पहले इनकी गई टिप्पणी में है। कृपया देखें और मुझे अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने यहां तक कहा कि वह रणनीतिक क्षेत्र केवल एक मजबूत और स्थिर संप्रभुता के अधीन ही हो सकता है और यह सिर्फ रूस ही हो सकता है। उस समय पुतिन के पास आत्मविश्वास से भरे रहने के सभी कारण मौजूद थे। आखिरकार यह ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा था। कुछ ही हफ्तों में रूस ने काला सागर की सबसे रणनीतिक स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था और बाकी दुनिया विरोध किया, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं किया, बस कुछ प्रतिबंध लगाए। और जानते हो सबसे दिलचस्प बात क्या है? यदि पुतिन आज क्रीमिया में हो रहा परिवर्तन देख सकते तो शायद वो अपना भाषण इतनी दृढ़ता से नहीं देते, क्योंकि 10 साल बाद प्रायद्वीप की स्थिति हमारी सारी भविष्यवाणियों को चुनौती दे रही है। मैं आपको आगे कुछ ऐसा दिखाने जा रहा हूं जो इस संघर्ष को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। सर्वप्रथम मुझे आपको क्रीमिया के महत्व के कारण बताने दीजिए और क्यों पुतिन उस मार्च के दिन इतने आत्मविश्वासी थे। देखिए, क्रीमिया सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, यह सचमुच इस पूरी जंग का केंद्र बिंदु है। क्रीमिया पर नियंत्रण रखने वाला काला सागर पर भी नियंत्रण रखता है। काला सागर पर नियंत्रण रखने वाले को यूक्रेन पर बड़ा फायदा होता है। ऐसे सोचिए, युद्ध से पहले यूक्रेन के कुल निर्यात का 70% काला सागर से होकर जाता था। इसमें देश के कृषि निर्यात का 90% शामिल है। पुतिन की योजना सरल थी, क्रीमिया का इस्तेमाल इन बंदरगाहों को ब्लॉक करने और यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को दबाने के लिए आधार के रूप में करना। इसके अलावा यह प्रायद्वीप एक विशाल लॉजिस्टिक हब के रूप में काम करता था। यही से रूस ने 2022 में यूक्रेन के दक्षिण में अपना हमला शुरू किया था। रूस से सैनिक और उपकरण क्रीमिया में आते थे और फिर उन्हें मोर्चे पर भेजा जाता था। लेकिन तभी पहला बड़ा समस्या सामने आया जिसने पुतिन की योजनाओं में बाधा डाली, और आप थोड़ी देर में समझेंगे कि यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्रीमिया की बात करें तो एक और बात है जो उसे कमजोर बनाती है, उसकी भौगोलिक स्थिति। और यह दिलचस्प है कि कैसे कभी-कभी पुतिन के फैसले उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रायद्वीप
बाहरी दुनिया से केवल कुछ रास्तों से जुड़ा है। और जानते हैं उनमें से सबसे मुख्य कौन सा है? वह मशहूर कैर्च पुल, जिसे पुतिन ने अपने कब्जे का प्रतीक बनाकर बनवाया था। अब कल्पना कीजिए कि आप एक सैन्य कमांडर हैं और आपको एक अग्रिम चौकी की रक्षा करनी है, जो केवल कुछ पुलों और नहरों पर निर्भर करती है ताकि पानी, खाना और गोला बारूद मिल सके। यह कोई अच्छी सोच नहीं लगती है ना? लेकिन रुको, यह तो बस शुरुआत है। जब हर कोई सोच रहा था कि यूक्रेन कभी भी रूसी नौसैनिक शक्ति को चुनौती नहीं दे पाएगा, तब काला सागर में कुछ पूरी तरह अप्रत्याशित होने लगा। फरवरी 2022 में जैसे ही पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया, यह काफी स्पष्ट था कि दोनों देशों के बीच नौसैनिक शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। रूस के काला सागर बेड़े में लगभग 25,000 सैनिक और दर्जनों बड़े युद्धपोत थे। यूक्रेनी नौसेना के पास केवल कुछ दर्जन गश्ती नौकाएं ही थीं। सैन्य विश्लेषकों के अनुसार समुद्र में यूक्रेन के पास कोई अवसर नहीं था। लेकिन बात यहीं और रोचक होती है। यूक्रेन ने पारंपरिक नौसैनिक युद्ध लड़ने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने कुछ ऐसा किया जिसने खेल के नियम पूरी तरह से बदल दिए। नेपच्यून जैसे मिसाइलों का उपयोग करते हुए, जो खुद यूक्रेन में बनाए गए हैं, और अत्याधुनिक समुद्री ड्रोन के बढ़ते बेड़े के साथ यूक्रेन ने रूसी बेड़े को नष्ट करने के लिए एक व्यवस्थित अभियान शुरू किया। पहली बड़ी सफलता उसी साल अप्रैल में आई, जब एक नेपच्यून मिसाइल ने मॉस्को को डुबो दिया, जो रूसी बेड़े का प्रमुख जहाज था। परंतु वह केवल प्रारंभ था। यूक्रेनियों ने मगुरा और सीबेबी जैसे समुद्री ड्रोन विकसित किए, जिन्होंने जबरदस्त तबाही मचाना शुरू कर दिया। इन ड्रोन के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य है। ये बेहद तेजी से विकसित हुए हैं। ये साधारण कामिकाजे नावों से विकसित होकर अब बहुउपयोगी प्लेटफॉर्म बन गए हैं। वास्तव में यूक्रेन ने नौसैनिक युद्ध के इतिहास में एक अभूतपूर्व कारनामा किया है। उन्होंने समुद्री ड्रोन को AR मिसाइलों से लैस कर दिया, जिससे उन्हें रूसी लड़ाकू विमानों को मार गिराने में सफलता मिली, जैसे कि Su-30 का मामला है। आपने बिल्कुल सही सुना, समुद्री ड्रोन लड़ाकू विमानों को गिरा रहे हैं। इतिहास में यह पहली बार हुआ है। और क्या आप इस अभियान का नतीजा जानना चाहते हैं? यूक्रेन ने वह हासिल किया जो बहुतों के लिए असंभव था। उन्होंने काले सागर बेड़े के 26 जहाजों को नष्ट या क्षतिग्रस्त किया। इसमें महत्वपूर्ण लैंडिंग जहाज, कॉर्वेट, गश्ती जहाज और एक पनडुब्बी शामिल है। परंतु या कहानीचा सर्वात रंजक भाग आता येतो। कम लोगों को पता होने वाली बात, जब तुर्की ने युद्ध की शुरुआत में बोस्फोरस और डार्डानेल्स की खाड़ियों को बंद कर दिया, तो उसने रूसी बेड़े के लिए एक परफेक्ट जाल बना दिया। 1936 के मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के अनुसार तुर्की इन महत्वपूर्ण जलडमरू मध्यों पर नियंत्रण रखता है। जब उसने इस संघर्ष को युद्ध माना, तो उसने सैन्य जहाजों का रास्ता बंद कर दिया। और इससे रूस के लिए एक और बड़ी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि यूक्रेन द्वारा काले सागर में नष्ट किए गए हर रूसी जहाज की जगह दूसरा जहाज नहीं आ सकता। रूस अपनी दूसरी नौसेनाओं से समुद्री मदद लाने में असमर्थ है। ऐसा लगता है जैसे काला सागर की नौसेना एक कटोरे में फंसी हो, जिस पर एक ऐसे दुश्मन का हमला हो रहा है जिसे वह ठीक से छू भी नहीं सकती। और यही रूसी आपदा का कारण बना। जुलाई 2024 में पुतिन को अपमानजनक कदम उठाते हुए अपने बचे हुए नौसैनिक जहाजों को ऐतिहासिक सेवास्तोपोल बंदरगाह क्रीमिया से हटाना पड़ा। फिर जहाजों को और पूर्व में स्थित बंदरगाहों पर भेज दिया गया, जो उनके लिए ज्यादा सुरक्षित माने जाते थे। रूसी बेड़े को निष्क्रिय करने के बाद यूक्रेन अपनी रणनीति के दूसरे चरण की ओर बढ़ सका। इस चरण में क्रीमिया पर जबरन कब्जा शामिल नहीं था। इसके विपरीत उसने अधिक बुद्धिमानी से काम लेने का निर्णय लिया। उसने प्रायद्वीप को द्वीप जेल में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। इस रणनीति का प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट है। केर्श पुल 18 किलोमीटर लंबी यह संरचना सिर्फ क्रीमिया और रूस के बीच
एक भौतिक संपर्क नहीं है। यह पुतिन की कब्जा नीति का सबसे बड़ा प्रतीक है। तब से यूक्रेनी सेना का इस पुल के खिलाफ अभियान निरंतर और अधिक परिष्कृत होता जा रहा है। पहला हमला अक्टूबर 2022 में हुआ था, जब एक ट्रक बम ने सड़क के हिस्सों को गिरा दिया और रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी थी। यह अगले साल जुलाई में सीबेबी नौसैनिक ड्रोन ने फिर से पुल पर हमला किया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला हमला जून 2025 में हुआ, जब यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने पानी के नीचे की माइंस का इस्तेमाल करके एक जटिल ऑपरेशन किया। कई महीनों तक उन्होंने पुल के पानी के नीचे के खंभों के पास लगभग 1100 किलो टीएनटी लगाया। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसने संरचना को गंभीर स्थिति में छोड़ दिया। और जैसा कि आप पहले ही समझ चुके होंगे, ऐसे हर हमले से बंदी लगती है, आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित होती हैं और लगातार सैन्य और मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति बन जाती है। इसके अलावा इस लगातार खतरे के कारण रूस को एक ही लक्ष्य की सुरक्षा के लिए अपनी सीमित वायु रक्षा प्रणालियों को मोड़ना पड़ता है। पुल क्रीमिया में रूस की एकमात्र लॉजिस्टिक समस्या नहीं है। याद है, मैंने बताया था कि कैसे पुतिन के फैसले कभी कभी उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। यह इसका एक बढ़िया उदाहरण है। जून 2023 में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन में काखोव का बांध को नष्ट कर दिया, ताकि यूक्रेनी जवाबी हमले को रोकने की कोशिश की जा सके। समस्या यह है कि यह बांध उत्तरी क्रीमिया नहर को पानी देता था, जो ऐतिहासिक रूप से प्रायद्वीप को 85% पीने और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता था। बांध के नष्ट होने के साथ ही क्रीमिया गंभीर जल संकट में डूब गया। इस वर्ष परिस्थिति गंभीर हो गई। स्थानीय जलाशयों ने लाखों घन मीटर पानी खो दिया है और वे केवल 50% क्षमता पर काम कर रहे हैं। स्थानीय विशेषज्ञों ने एक गंभीर जल संकट की चेतावनी दी है, क्योंकि निप्रो नदी, जो ऐतिहासिक रूप से बांध के माध्यम से नहर को पानी देती थी, अब कट गई है। और यह कमी न केवल जनसंख्या को प्रभावित करती है, बल्कि रूसी सैन्य उपस्थिति की स्थिरता को भी प्रभावित करती है, जो बड़ी मात्रा में पानी का उपभोग करती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। क्राइमिया में रूस द्वारा बनाई गई किलेबंदियां जमीनी हमलों से बचाव के लिए डिजाइन की गई थी, न कि जल संकट को हल करने या लंबी दूरी की मिसाइलों को पीछे की बुनियादी ढांचे पर हमला करने से रोकने के लिए। यूक्रेनी रणनीति यहीं पर नहीं रुकी। असल में आपने जो कुछ अभी अभी सुना, वह तो इस पूरे योजना के सबसे विनाशकारी हिस्से की सिर्फ तैयारी है। यह इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने एक मूल बात समझ ली थी। उन्हें क्रीमिया पर कब्जा करने की जरूरत नहीं थी, अगर वे उसे रूस के लिए एक असहनीय वित्तीय बोझ बना सकते थे। आने वाले आंकड़े दर्शाएंगे कि यह कैसे काम कर रहा है। देखिए, जब पुतिन ने अपना आक्रमण शुरू किया था, तब रूस के पास वित्तीय भंडार थे जो मजबूत लग रहे थे। नेशनल वेल्थ फंड के पास $175 अरब। यह पैसा एक लंबी जंग चलाने के लिए काफी लगता था। लेकिन अब हकीकत अब बिल्कुल अलग दिख रही है। युद्ध की लागत रूसी खजाने को खतरनाक गति से खाली कर रही है। रूसी रक्षा बजट 2021 से लगभग 3 गुना हो गया है। और ऐसे सबूत हैं कि वास्तविक लागत आधिकारिक आंकड़ों से लगभग 2 गुनी है। इसका कारण सरल है। रूसी सरकार बैंकों को रक्षा कंपनियों को ऋण देने के लिए मजबूर करती है। समस्या की गंभीरता समझने हेतु रूस के राष्ट्रीय संपत्ति कोष पर चर्चा आवश्यक है। इसे देश की आपातकालीन बचत के रूप में सोचें, जो मुख्य रूप से तेल और गैस की बिक्री से मिले पैसे से बनी है। यह वही रिजर्व है जिसे सरकार संकट या महत्वपूर्ण परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु उपयोग करती है। तो हुआ यूं कि यह फंड $175 अरब से गिरकर सिर्फ $38 अरब रह गया। लेकिन रुको, अभी हालात और भी खराब हो सकते हैं। रूसी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने वाली असली चीज है युद्ध की मानवीय लागत।
2025 के मध्य तक रूसी हताहतों की संख्या 1 मिलियन से ऊपर चली गई थी, जिसमें मारे गए, घायल और पकड़े गए लोग शामिल थे। सैनिकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्रेमलिन $30,000, $40,000 तक का बोनस और ऊंचा मासिक वेतन दे रहा है, और सरकार ने मारे गए सैनिकों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने का वादा किया है। यह एक बढ़ता हुआ दीर्घकालिक वित्तीय बोझ पैदा करता है। अब इन सबको हजारों टैंक और नष्ट किए गए उपकरणों को बदलने की लागत में जोड़ दें, और आप समझ जाएंगे कि रूस तेजी से आर्थिक थकावट की ओर क्यों बढ़ रहा है। यूक्रेनी खुफिया विश्लेषणों के अनुसार इस साल के अंत तक रूस को बड़े वित्तीय संकट, श्रमिकों की कमी और सार्वजनिक सेवाओं में संकट का सामना करना पड़ सकता है। और यहीं पर यूक्रेन की रणनीति शानदार हो जाती है, क्योंकि क्रीमिया समुद्री रूप से अलग थलग है, लॉजिस्टिक रूप से घिरा हुआ है और उसे बनाए रखने की लागत लगातार बढ़ रही है। यह प्रायद्वीप एक रणनीतिक संपत्ति से वित्तीय बोझ में बदलता जा रहा है। मैं समझता हूं कि इन सब के बाद आप सोच रहे होंगे कि यह सब कहां खत्म होगा। और देखिए, इन सभी कारकों के आधार पर क्रीमिया के भविष्य के लिए 3 ऐसे परिदृश्य हैं जिन्हें सबसे अधिक संभावित माना जाता है। पहला है आर्थिक पतन। इस परिदृश्य में नौसैनिक अलगाव, रसद की नाकेबंदी और आर्थिक थकावट का संयोजन रूसी अर्थव्यवस्था को टूटने की कगार पर ले जाता है। युद्ध और क्रीमिया के महंगे कब्जे को जारी रखने में असमर्थ पुतिन को एक काफी कमजोर स्थिति से बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दूसरा परिदृश्य है आंतरिक पतन। लंबे समय तक घेराबंदी से खुद क्रीमिया के अंदर जीवन की स्थितियां इतनी खराब हो जाएंगी कि रूसी समर्थन पूरी तरह से बिखर जाएगा। यह नागरिक अशांति या अंदर से ही कब्जे वाले प्रशासन के पतन की ओर ले जा सकता है। तीसरा परिदृश्य एक सैन्य मोड़ है। इस परिदृश्य में रूसी बलों का लगातार क्षरण एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां रक्षा थी वास्तव में टूट जाएंगी, और इस तरह एक अंतिम और सीमित यूक्रेनी अभियान न्यूनतम मानवीय लागत के साथ संभव हो जाएगा। इस रणनीति की बुद्धिमानी इसमें है कि यह सबसे बड़े खतरे, परमाणु तनाव को बढ़ने से रोकती है। यूक्रेन अचानक हमले के बजाय जो कठोर प्रतिक्रिया भड़का सकता था, धीरे धीरे प्रायद्वीप को दबा रहा है। पुतिन परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर विचार करने के लिए मजबूर हो सकते हैं, यूक्रेन के हमले की वजह से नहीं, बल्कि क्रीमिया में पानी की कमी और धन की कमी के कारण, आपूर्ति की समस्या के कारण परमाणु युद्ध को कैसे जायज ठहराया जा सकता है। क्रीमिया की स्थिति अब बदल चुकी है। जो पहले असंभव लगता था, अब वह एक वास्तविक संभावना बन गया है। यह निर्णय लेना अब कहीं अधिक जटिल हो गया है। एक ऐसी रणनीति के जरिए जो अंदर से रूसी रक्षा को कमजोर कर रही है, सीधे हमले के बजाय। यूक्रेन ने बिना नौसेना के ही समुद्री नियंत्रण हासिल कर लिया है। वह एक किले को एक द्वीप जैसी लॉजिस्टिक जेल में बदल रहा है, और वह अपने आक्रांता की आर्थिक थकावट को बढ़ा रहा है। मुद्दा अब यह नहीं है कि रूस का क्रीमिया पर नियंत्रण टूट सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि यह सारा दबाव रूस के लिए कब बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपके विचार क्या है? आपको कौन सा तीनों में से सबसे ज्यादा संभावित लगता है? आर्थिक पतन, क्रीमिया में आंतरिक पतन या सैन्य मोड़? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। यदि इस वीडियो ने आपके संघर्ष को देखने का दृष्टिकोण बदला है, तो चैनल सब्सक्राइब करने पर विचार करें। इसे ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे भू राजनीति में दिलचस्पी हो। यह मुझे ऐसे और विश्लेषण लाने में काफी मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो में मिलते हैं।